Okay, let us now discuss a new concept of real numbers, that is the fundamental theorem of arithmetic. Okay, we will discuss fundamental theorem of arithmetic. Now, this theorem is very simple. It simply states that every composite number can be expressed, or can be, to be more specific, I can write can be uniquely expressed as the product of prime numbers. As the product of prime numbers if order of arrangement of prime numbers is not considered. Okay, so the fundamental theorem of arithmetic, it contains two terminologies. One is the composite number and another is the prime number. You know what are composite numbers and what are prime numbers. If I ask you what is prime number, so prime number, what is a prime number? The definition of prime number is those numbers which have only two factors. Okay, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. फैक्टर्स मतलब ऐसे नंबर जो कि उस गिवन नंबर को डिवाइड कर सकें. जैसे कि 2 के फैक्टर्स होते हैं 1 और 2. क्या 2 के अलावा कोई और फैक्टर है? नहीं. क्या 7 का कितने फैक्टर्स हैं? 7 को 1 डिवाइड करता है और 7 डिवाइड करता है. तो 7 क्या है? एक प्राइम नंबर है. इसी तरह से 11, 1 और 11 सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं. इसी तरह से 19 का भी 1 और 19 इसी तरह से दो फैक्टर्स हैं. तो हम कहेंगे ये सभी क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इनके सिर्फ दो फैक्टर्स अवेलेबल हैं. ओके, इसी तरह से अगर हम कंपोजिट नंबर्स की बात करें, सो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स का मतलब नंबर्स which have more than two factors. Okay, the numbers which have more than two factors are known as composite numbers. ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हों उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 1, 2 और 4. इसी तरह से 9 के कितने फैक्टर्स हैं? 1, 3 और 9. इसी तरह से 6 के फैक्टर्स 1, 2, 3 और 6. या फिर हम ले लें 10. सो 10 के कितने फैक्टर्स हैं? 1, 2, 5 और 10. तो हम देख सकते हैं ये सभी नंबर्स ऐसे हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं. अगर इनके दो फैक्टर्स होते तो हम इन्हें प्राइम नंबर कहते. अगर इनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो हम इन्हें कंपोजिट नंबर्स कहेंगे. फिर हम 1 को क्या कहेंगे? 1 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 1 का आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर एग्जिस्ट करता है.
तो अगर 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है तो ना तो ये प्राइम है ना ही ये कंपोजिट है। तो 1 क्या है? 1 को हम कहेंगे इट्स नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, इट्स नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, रादर इट्स अ स्पेशल नंबर। हम इसे एक स्पेशल नंबर कहेंगे, ना तो ये प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कंपोजिट नंबर्स की और प्राइम नंबर्स की, मतलब हम 1 की बात नहीं कर रहे। सो टू बी वेरी स्पेसिफिक मैं कहूंगा कि जो ये थ्योरम हमने लिखी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसमें हम 1 के अलावा बाकी सभी पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। ओके, सो हम देख सकते हैं ये थ्योरम क्या कहती है। इट सेज दैट एवरी कंपोजिट नंबर, मतलब हर एक कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं इफ द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्राइम नंबर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। नाउ ये थ्योरम कहना चाहती है कि अगर मैं कोई भी कंपोजिट नंबर को देखूं तो हमने एक टर्म पढ़ा है बचपन में, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन नाम का एक टर्म आपने पढ़ा है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब टू एक्सप्रेस ईच number into or as a product of prime numbers। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है? इट मीन्स टू एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, मतलब हर एक नंबर को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। और टू बी वेरी स्पेसिफिक, दिस इज एप्लीकेबल फॉर कंपोजिट नंबर्स। अगेन 1 को हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज ये भी किस पे एप्लीकेबल है? कंपोजिट नंबर्स पे। सो टू एक्सप्रेस ईच कंपोजिट नंबर, ओके, टू बी वेरी स्पेसिफिक मैं यहां पर लिख सकता हूं कंपोजिट नंबर्स। ओके, सो टू एक्सप्रेस ईच कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इज नोन एज द प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, if I write, or not even the composite number, the prime and composite both. So if I write 2, how can I express 2? 2 can be simply expressed as 2. Okay, I cannot multiply anything, I cannot divide anything, 2 can be just expressed as 2. Okay, so the prime factorization of 2 will give you 2. Similarly, if I take 4, how to express 4 in terms of prime numbers? 4 is a composite number. Which prime numbers are used to make 4? कौन से प्राइम नंबर से मिलकर 4 बना है? हम देख सकते हैं 4 को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं 2 into 2. So it means it is 2 की पावर 2. तो मैं कहूंगा 4 को प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें 2 into 2 मिलता है, या फिर 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें 2 की पावर 2 मिलता है। इसी तरह से लेट अस से 9 कैसे बना है? 3 into 3 से, तो दिस इज 3 की पावर 2. सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9 विल गिव यू 3 स्क्वायर और 3 into 3. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट 10 कैसे बना है? 10 इज 2 into 5. ओके, सो इट मीन्स इट इज 2 की पावर 1 into 5 की पावर 1. 2 की पावर 1 into 5 की पावर 1. सिमिलरली 18 is, how can I write 18? 18 can be written as 2 into 3 into 3. अगर मैं 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करा? सिंपली हमने इस 18 को यहां पर लिख के इस तरह से डिवाइड कर दिया. सो 2 9s are 18, then 3 3s are 9, then 3 1s are 3. So this 2 into 3 into 3. This is the prime factorization. Okay? मैंने सिंपलेस्ट नंबर से इस 18 को डिवाइड करके देखा और ये 2 into 3 into 3 आता है.
तो मैं कहूंगा 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें मिलेगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2. ओके, सिमिलरली लेट अस टेक 24. 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सो इट विल गिव यू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1. इसी तरह से 100 को ले लीजिए. अगर मैं 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, इट विल गिव यू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2. ओके, so the prime factorization of 100 will give us 2 की power 2 into 5 की power 2. Now understand the concept. हमने इन सभी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करा और हम देख सकते हैं कि ये सभी कंपोजिट नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ सम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. मैंने इन सभी को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया. अब ये थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है कि हर एक कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड. यूनिकली मतलब हर एक कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल अलग होगा. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल एक जैसा है. ऐसा कभी हो ही नहीं सकता. तब तो फिर दोनों नंबर सेम हो जाएंगे. जैसे कि 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 आता है और 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी 2 इंटू 5. क्या ये सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है. क्यों? क्योंकि 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर 1 होता है, 5 की पावर भी 1 होता है. एंड सिमिलरली फॉर 100, if I prime factorize 100, then it will give you 2 to the power 2 and 5 to the power 2. So that's why it says that every composite number can be uniquely expressed. It will never happen that two composite number have the same prime factorization. It will never going to happen. For example, if I write one more number, let us say 455. So 455 is 5 into 7 into 13. Okay, so this is 5 to the power 1 into 7 to the power 1 into 13 to the power 1. Now, there is no any number which will have same value of factors, the same value of prime factors. Okay, I am repeating it again. I am saying that there is no other number possible in this universe which can have the same expression, which can have the same prime factorization. Okay, अगर ऐसा हो गया then that number will be only 455. Okay, सिर्फ और सिर्फ 455 एक ऐसा नंबर है जिसमें 5 की पावर 1 होता है, 7 की पावर 1 होता है, 13 की पावर भी 1 होता है. Okay, ऐसे प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं, ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिनमें 5, 7, 13 आ रहा हो लेकिन इनकी पावर्स बदल जाए. ओके, फॉर एग्जांपल ऐसा कोई प्राइम नंबर, ऐसा कोई कंपोजिट नंबर जिसमें 5 की पावर 2 हो, 7 की पावर 1 हो, 13 की पावर 1 हो, ये चलेगा. ओके, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन सिर्फ 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1 है, इसके अलावा नहीं. अब कोई ऐसा दूसरा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें एग्जैक्टली सेम पावर्स हो, सेम प्राइम नंबर्स के साथ सेम पावर्स एग्जिस्ट कर रही हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा. इसीलिए हमने यूज करा है टर्म यूनिकली. ओके, दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड. नाउ सेकेंड हमने यहां पर लिखा है इफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्राइम इज नॉट कंसिडर्ड. नाउ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट 10. आई हैव रिटन 10 एज 2 into 5. Can I write 10 as 5 into 2? Yes, I can write this. And this will be 5 की power 1 into 2 to the power 1. Yes, it's obvious. 5 into 2 and 2 into 5 both are same. A plus B and A minus B is same. Sorry, A plus B and B plus A is same. A into B is equal to B into A. That is commutative property. Okay, what I am saying is A into B और B into A बराबर होता है. A into B और B into A हमेशा बराबर होता है. इसीलिए मैं 2 into 5 लिखूं या 5 into 2 लिखूं, ये हमेशा 10 ही रहेगा. मतलब अगर मैं इस ऑर्डर को कंसिडर ना करूं, अगर मैं ऑर्डर को कंसिडर ना करूं तो मैं कहूंगा कि हर कंपोजिट नंबर यूनिकली ही लिखा जा सकता है. लेकिन अगर हमने ऑर्डर को कंसिडर कर दिया तो आप देख सकते हैं मैंने 10 को 2 into 5 लिखा, फिर 5 into 2 लिखा, तो अरेंजमेंट बदल गया, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो गया. ये 2 और पहले 2 आता था फिर 5 आता था, लेकिन यहां पर पहले 5 आ गया फिर 2 आ गया. सो जस्ट व्हाट हैपेंड इज द चेंज इन अरेंजमेंट, बट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा.
5 की पावर यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही रहेगी, 2 की पावर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही रहेगी। ओके, इसी तरह से इस 455 को मैं 5 इंटू 7 इंटू 13 की जगह पे ऐसा लिखता हूँ, 7 इंटू 5 इंटू 13। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर्स चेंज हुआ है, लेकिन क्या वैल्यू चेंज हुई है? नहीं। तो हम कहेंगे कि अगर ऑर्डर को कंसिडर ना किया जाए तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, अगर मैं ऑर्डर को कंसिडर करता हूं तो ये ऑर्डर अलग होता है, ये ऑर्डर अलग होता है। अगर ऑर्डर को कंसिडर किया गया तो मैं कहूंगा कि दिस 455 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, सो ऑर्डर को कंसिडर हमें नहीं करना है। दिस इज द बेसिक ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, and this is the concept of prime factorization which draws its results from this fundamental theorem of arithmetic. Okay, it's like this is the concept that was previously developed, and after that, based on this concept, okay, based on the conclusions from this concept, the results from this concept, we have developed a theorem known as fundamental theorem of arithmetic. इसमें जो चीज हमें दिख रही है, इसके एनालिसिस से हमें ये थ्योरम मिलती है। इट्स वेरी सिंपल, यू कैन अंडरस्टैंड दिस थ्योरम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नाउ व्हाट शुड वी यूज, हाउ शुड वी यूज दिस थ्योरम, व्हाट शुड वी डू विद दिस थ्योरम, वी विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो फर्स्ट इसे नोट कर लीजिए, आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू। ओके, सो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को पढ़ लिया है। In the fundamental theorem of arithmetic, we said that any composite number can be expressed, can be uniquely expressed in the form of as a product of prime numbers. Okay, that expression will be unique, and this is what we got from the prime factorization. Now, you might remember that in your earlier classes, you have studied to determine HCF and LCM using the concept of prime factorization. Okay, in that question, in that concept, what you did is you unknowingly applied the fundamental theorem of arithmetic. You don't even know that the calculations that you have done, the method that you have used to determine HCF and LCM is basically the base of fundamental theorem of arithmetic. Okay, so we will recall that method first. That method means we will understand calculation of HCF and LCM using prime factorization method. Okay, we will understand how to use that method. We will recall that concept of prime factorization that you used to calculate HCF and LCM. So let us understand that. First I will talk about HCF. Okay, first only I will talk about HCF, then after that I will tell you what exactly is LCM. Okay, you might have understood the LCM in your earlier classes, but due to some reason or the other you might have forget. Okay, you might have forget about this LCM. Okay, so let's understand the method of prime factorization for HCF. Okay, we will learn first method of prime factorization to determine HCF, that is highest common factor. HCF, I already told you, HCF means that biggest, that largest, that highest number which can divide the given numbers. Okay, that is known as the HCF. So for example, if I talk about, let us calculate the HCF of 18 and 24. Okay, a very simple example, we will take 18 and 24, we will calculate the HCF of 18 and 24 by using prime factorization. So how will we use this method? First step 1 will be prime
factorize 18 and 24. First is to prime factorize 18 and 24. So 18, the prime factors of 18 are, it will be 2 into 3 into 3. This will be equals to 2 to the power 1 into 3 to the power 2. This is the prime factorization of 18. Similarly, the prime factorization of 24. 24 will be 2 into 2 into 2 into 3. Okay. So this will give you 2 to the power 3 into 3 to the power 1. So this is the prime factorization of 18 and 24. Now the second step, that is step 2. Okay, step 2 will be collect all distinct prime numbers. Step 2 will be collect all distinct prime numbers. Okay. Now, how many distinct prime numbers can you see in both the factorization? In 18, I have 2 and 3. In 24, again I have 2 and 3. So the distinct prime numbers available are 2 and 3. Okay. So these are the two prime factors available. Okay. Then step 3. Step 3 will be very simple. Raise the minimum power of each prime number obtained. So the step 3 will be to raise the minimum power of each prime number obtained. Okay. So I will say the HCF of 18 and 24 will be equals to, first I will write both the prime numbers, that is 2 and 3. Okay, ये दोनों prime numbers को हमने लिख लिया 2 and 3. Now I will raise the power which is minimum for 2. Now observe this. Here I have 2 to the power 1. Here I have 2 to the power 3. Now which is minimum, 3 or 1? I can say 1. So I will say that in HCF of 18 and 24, 2 to the power will be 1. Okay, the power of 2 will be 1. Similarly, raise the minimum for each prime number means 3 also. So for 3, you can see in 18 I have 3 to the power 2. In 24 I have 3 to the power 1. So which power I will use? I will use lowest power, the minimum power, that is 1. So I will say HCF of 18 and 24 will contain 1 power of 3. Okay. So this will give you 2 to the power 1 into 3 to the power 1, that is equals to 6. So I will say that 6 is the HCF of 18 and 24. Okay. Is it? Yes. We know this because we have calculated it in previous questions, that HCF of 18 and 24 is 6. So you can see how simple is this method. What I did is I simply prime factorize both the terms, both the numbers, and use the distinct prime numbers available, that is 2 and 3, and raise to the power is minimum power. Okay, raise the minimum power of each prime number obtained. Okay, so this is 2 to the power 1 and 3 to the power 1, and simply it will give you 6. Okay, so this is the HCF of 18 and 24. So this was example 1. Let us take one more example. Example 2. Let us say I want to calculate the HCF of, let us say I want to calculate the HCF of, let us say 32, or not 32, let us take it other value, let us say 42. Okay, 42 and 91. Yeah, it's good. Let us calculate the HCF of 42 and 91 using the method of prime factorization. What I will do, first I will factorize both the, prime factorize both the numbers. So step 1,
I will prime factorize 42 as well as 91. Now, how will you prime factorize? You know the method of prime factorization. How will you factorize? This is 42. So I can see this is divisible by 2. So 2 2 2s are 4, then 2 1s are 2, then 21 it is 3, 7s are 21, then it is 7 1s are 7. Okay. So this 42 is equals to 2 into 3 into 7. So 2 to the power 1, 3 to the power 1 and 7 to the power 1. This is the prime factorization of 42. Similarly, the prime factorization of 91. What I will do? I will follow the same process. This is 91. Now, by which number 91 is divisible? I know that 7. Okay. Because I know the table of 7 up to 20. So I know that this 91 is divisible by 7. So when I divide this, it will give you 7 1s are 7 and 7 3s are 21, and this will give you 13 and this will give you 1. So I will say the prime factorization of 91 is 7 into 13, that is power 1 and power 1. Okay. Now, then step 2. Step 2 is to identify the distinct prime numbers. How many different types of prime numbers I can see here? So I can see 2, then I can see 3, then I can see 7, then I can see 13. So these are 4 types of different numbers, prime numbers that I can see. Okay. After this, step 3. The HCF of 42 and 91 will contain all these prime numbers with their minimum powers. Okay. What I am saying is HCF of 42 and 91 will contain all the prime numbers with their minimum power. Okay. The least power possible. So I will write HCF of 42 and 91. This is equals to, I will write all the prime numbers, 2 into 3 into 7 into 13. So I have written all the prime numbers. Now I will raise the minimum power of each prime number. Observe 2. Here it is 2. Now what is the minimum power available for 2? I can see in 42 I have 2 to the power 1. In 91 I do not have any 2. So should I say that this 2 to the power 1 is the minimum power available for 2? Obviously not. क्या मैं ऐसा कहूँगा कि 2 की मिनिमम पावर 1 अवेलेबल है इन दोनों एक्सप्रेशंस में, इन दोनों फैक्टराइजेशन में? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल ही गलत है. क्यों? बिकॉज 91 में 2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा. 2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इट मीन्स 91 में एग्जिस्ट कर रहा है 2 to the power 0. प्लीज बी वेरी केयरफुल. 91 में 2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इट मीन्स 2 to the power 0 एग्जिस्ट करता है 91 में. ओके. सो 91 में 2 to the power 0 है, 42 में 2 to the power 1 है. सो विच इज द लीस्ट पावर? दिस. विच इज द मिनिमम पावर? दिस 0. सो आई विल से in HCF I will have 2 to the power 0. Okay. Then 3. 42 में 3 की पावर 1 है, 91 में 3 अवेलेबल ही नहीं है. अगर 3 अवेलेबल नहीं है, so what should I write? I will write 3 to the power 0. 3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब 3 की पावर कितनी है? 0. तो हम कहेंगे कि HCF में भी 3 का पावर कितना हो जाएगा? It will be 0. Now the third one, 7. In 42 I have 7 to the power 1. So 42 में 7 का पावर कितना है? 1. 91 में 7 का पावर कितना है? 1. So 7 का पावर दोनों ही जगह कितना है? 1. So I will say यहाँ पर आएगा 7 की पावर 1. Okay. Then what about 13? 42 में 13 एग्जिस्ट नहीं करता. अगर 42 में 13 एग्जिस्ट नहीं करता तो हम कहेंगे 42 में 13 की पावर 0 एग्जिस्ट करती है. Okay, because 13 की power 0 means 1. Any number to the power 0 means 1. Okay, so 42 में 13 का power 0 है, 91 में 13 का power 1 है. So which is the minimum power? 13 की power 0. So I will say in HCF I will have the power of 13 as 0. So when you multiply all this, it will become
This 2 to the power 0 is 1, 3 to the power 0 is 1, 7 to the power 1 is 7, and 13 to the power 0 is 1. So ultimately I will say that HCF of 42 and 91 is equals to 7. This is the concept of prime factorization, how we have determined the HCF of two numbers using the concept of fundamental theorem of arithmetic or the prime factorization method. Both are same, okay, they are no different. It's like one and the other, one supports the other, okay. So you need to be very careful while applying the method of prime factorization, okay. If you are calculating HCF or LCM using this method, not LCM but specially for HCF, in case of HCF you need to be very careful to calculate it properly, because this kind of situations may arise. You may see that 2 to the power 1 but 2 is not existing, so you may feel that 2, the least power of 2, the minimum power of 2 is 1, so you may apply 1 here and it will change your HCF and it will lead to your wrong answer, okay. So this is the HCF of 42 and 91 by using the method of prime factorization. Let me repeat what I did. Step 1, prime factorize. Step 2, collect the distinct prime numbers. Step 3, raise the minimum power of each prime number, okay. For this case I can see, in this case also HCF of 18 and 24 will contain all the distinct prime numbers raised to their minimum powers. HCF of 42 and 91 will contain all the distinct prime numbers raised to their minimum powers, okay. So this is an example, we will solve many questions based on this, okay. So first you note this, then we will discuss the concept of LCM, and then we will apply this method, the method of prime factorization, to calculate the LCM of 2 or more numbers, okay. After that we will see HCF of 3 numbers or 4 numbers using this method, okay. First you note this.